हे गाइज, वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो चर्चित खेल व्यक्ति से आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइज, राइट। यहाँ से पहले तक हम कंप्लीट कर चुके थे, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वैसे तो इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन जो हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है उसी को हम यहाँ से पढ़ेंगे, अदरवाइज़ किसी को नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा कि ओलंपिक्स हुए हैं अभी और पैरालंपिक्स हुए हैं, और साथ ही जो हमारे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे तो 100-150 नाम दे रखे होंगे, उनको थोड़ा ना याद करेंगे हम। सो यहाँ से बस उन्हीं को निकालेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, चलो, राजा ऋत्विक को। ये कौन है कि ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, राइट। 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इन सबको छोड़ दीजिए जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सबको छोड़ दीजिए। लियोन मेसी को एक बार आप पढ़ लीजिए। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी, बार्सिलोना क्लब छोड़ने के बाद नए फुटबॉल क्लब किस में ज्वाइन हुए हैं अब ये? पेरिस क्लब सेंट जर्मन, राइट। इसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि इन्होंने एक क्लब छोड़ा है बार्सिलोना, और किसको ज्वाइन किया है? तो पेरिस क्लब सेंट जर्मन को इन्होंने ज्वाइन किया है, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लियोन मेसी एक बड़ा नाम है, तो इनको के बारे में जानकारी होना हमको ज़रूरी है। और सोनू सूद के बारे में भी जानकारी कर ही लेते हैं, चलो। वैसे तो सोनू सूद कजान में होने वाले विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2022 हेतु भारतीय टीम के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये यहाँ से छोड़ दीजिए। कर्णम मल्लेश्वरी को याद रखना है आपको, किस लिए? कि ये दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त हुई हैं, तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, याद रखना है आपको, राइट। और मिल्खा सिंह की तो डेथ हुई थी अभी, फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिल्खा सिंह, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखनी है, द रेस ऑफ माई लाइफ, राइट। द रेस ऑफ माई लाइफ एंड ऑटोबायोग्राफी, जिसे उन्होंने अपनी बेटी सोनिया सांवला के साथ मिलकर लिखा था, ओके। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी आपको याद रखनी है। मिल्खा सिंह की कौन सी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बुक्स में भी आ जाएगी, ये मैंशन होगी जरूर वहाँ पे भी, जब हम आगे करेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर्स, तो वहाँ पे भी आई एम श्योर कि वो ये वहाँ पे होगी, ठीक है। तो याद रखना है, द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह। अब आगे बढ़ते हैं, बाकियों को आप छोड़ते जाइए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों चर्चा में थे? तो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, यूएफए यूरोपियन चैंपियन के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसलिए इनको भी याद रखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। बाकियों को छोड़ते जाइए, ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए है ही नहीं। अच्छा, डिएगो मैराडोना को भी याद रखिए, क्यों? क्योंकि ये अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं और अभी इनकी डेथ हुई है रिसेंटली, ठीक है। रिसेंटली डेथ हुई है डिएगो मैराडोना की, इसलिए इनको भी याद रखना। अब यहाँ पे ये अन्य चर्चित खेल व्यक्ति भी यहाँ पे गिवन है, इनको देखते हैं। लवलीना बोरगोहेन, तो इनके बारे में तो आपको गाइस पता ही होगा, ओलंपिक्स में सुन रखा होगा इनका नाम। ये ओलंपिक कांस्य पदक विजेता हैं, असम की ये रहने वाले हैं, और असम के ही समग्र शिक्षा अभियान का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए नीरज चोपड़ा को। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने जो जेवलिन थ्रो किया था उसकी आपको मुझे लंबाई बतानी है, कितनी दूर तक थ्रो किया था उन्होंने, ठीक है। मैं देखती हूँ कि आपको याद है कि नहीं। वैसे आपको याद रखना चाहिए क्योंकि थ्रो पूछा जा सकता है कि कितना लंबा थ्रो था वो, तो 87-58 था, यानी कि 87 मीटर्स एंड 58 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 87-58, राइट, ओके। तो नीरज चोपड़ा के बारे में तो वैसे भी आप लोग बहुत सुन चुके होंगे। PR श्रीजेश, ये कौन है? तो ये हमारे डिफेंडर थे, हॉकी टीम के डिफेंडर हैं गाइज ये, ठीक है, PR श्रीजेश। और कैप्टन कौन है? तो कैप्टन कौन है हॉकी टीम के? मनप्रीत सिंह। यस, मुझे लगा कि मेरे माइंड से गायब ही हो गया, लेकिन याद आ गया फिर। तो मनप्रीत सिंह कैप्टन है हॉकी टीम के, और
PR श्रीजेश जो हैं वो डिफेंडर हैं, और महिला टीम में रानी रामपाल जो हैं वो कैप्टन हैं एंड सविता पुनिया डिफेंडर हैं। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है इसीलिए बोल रही हूँ। और हॉकी टीम ने कौन सी टीम को हराया था? जर्मनी की टीम को हराया था। किस लिए? कांस्य पदक के लिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इम्पोर्टेंट हो। इधर देखते हैं, इधर भी आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष तो आपको पता ही होना चाहिए, थॉमस बाख ही हैं। पहले भी यही थे और अब भी यही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निंगोमबाम हैं। ओके, अब आ जाते हैं गाइज, चर्चित व्यक्ति तो हो गए खत्म नहीं हो गए, मतलब उनके बारे में जितनी भी न्यूज़ थी वो अब फिनिश हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय स्थल पे। ओके, हंसी आ रही मेरे को। राष्ट्रीय स्थल में है लेह, किस लिए चर्चा में था? अभी रिसेंटली केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित इस स्थल पर 11,500 फीट 11,562 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर का उद्घाटन किया गया है। ये इसके लिए इतना ज़्यादा चर्चा में नहीं था गाइज। एक्चुअली यहाँ पे ना सबसे ऊंचाई पे स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, तो उसकी वजह से ज़्यादा चर्चा में था ये। शायद वो भी यहाँ पे मेंशन होगा। यस, इधर देखिए, ये यहाँ पे मेंशन भी है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन लेह में किया गया, तो इसलिए ये ज़्यादा चर्चा में था, इसलिए लेह को आपको याद रखना है, राइट। माड़ा गांव किस लिए चर्चा में था? उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा के पास स्थित विश्व के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क, तो गाइज विश्व का सबसे ऊंचा है हर्बल पार्क का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव में, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। भारत चीन सीमा के पास स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क, यानी कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये गाँव। वाह, नीचे कैसे आते होंगे ये फिर, ये ऊपर से पहाड़ों पे से। ओके, नई दिल्ली किस लिए चर्चा में है? तो नई दिल्ली को छोड़िए आप, क्यों चर्चा में है? नई दिल्ली में तो हर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, वो तो चर्चा में रहती है ही। तो सोहरा चेरा पूंजी, ये किस लिए चर्चा में है गाइज? छोड़िए इसको भी, छोड़िए। अहमदाबाद में क्या हुआ है, इसको भी छोड़िए। वैसे ही भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम है, तो इसको तो पढ़ ही लेते हैं गाइज। PM मोदी द्वारा गुजरात साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का उद्घाटन किया गया है, और 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित एक्वाटिक गैलरी भारत में सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा, तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा एक्वेरियम अहमदाबाद में किसने अभी इनॉग्रेट किया है? तो PM मोदी ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है ना हमने चर्चित स्थल में, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ आ गई है। कौन सी? हरियाणा सरकार द्वारा गुरुग्राम में स्थित फारूक नगर में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज ATM, ग्रेन ATM है गाइज। 5 से 7 मिनट के अंदर इसमें से 60 से 70 किलोग्राम अनाज यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप पैसे निकालते हो ना, तो उसी तरीके से अनाज भी निकलेगा। अनाज ATM है पहला अन्न की पूर्ति के लिए। ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में, और गुरुग्राम में भी अगर एग्जैक्ट जगह पूछे तो फारूक नगर में। ठीक है, ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग किस लिए फेमस हुआ है इस टाइम? छोड़ दीजिए। अच्छा हाँ, ये तो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था गाइज, PET के एग्ज़ाम में दिया था ना, आपने भी आई थिंक दिया होगा। तो मैंने तो क्या नहीं था, सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, तो मैंने छोड़ दिया था ये। तो भारतीय सेना द्वारा यहाँ स्थित एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये मैंने नहीं किया था उस टाइम, I mean PET के एग्ज़ाम में, तो अब ये मुझे दिख गया, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन। पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंसी सेंटर्स का उद्घाटन किया गया है। कोलार में आम के लिए, बागलकोट में अनार के लिए, और धारवाड़ में सब्जियों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित इसको किया गया है। ठीक है, कौन से नंबर के? 7वें।
देहिंग पट्टिकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को। इधर आ जाते हैं, और आपको पता ही होगा रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व जो था वो छठा बना था, ठीक है। असम में अभी रिसेंटली छठा जो राष्ट्रीय उद्यान बना था वो रायमोना बना था, और साथ में कौन सा बना है, देहिंग पट्टिकाई बना है, ठीक है। इन दोनों को आपको याद रखना है। इसको छोड़िए, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, इसको भी क्या है वैसे, ये 5000वां बना है, तो देख लेते हैं 5000वां बना है। पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल में झारखंड स्थित इस रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा की शुरुआत हुई है। वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला है 6000वां रेलवे स्टेशन है, ठीक है। कौन सा, हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन। और पश्चिम बंगाल में स्थित मिदनापुर रेलवे स्टेशन इस सुविधा को प्राप्त करने वाला 5000वां स्टेशन था, ठीक है। और मुंबई सबसे पहला था, तो मतलब आपको सबसे पहला भी याद रखना है, मुंबई रेलवे स्टेशन सबसे पहला वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला, 5000वां मिदनापुर और 6000वां हजारीबाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुडुचेरी को आपको याद रखना है, हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया ये, हर घर जल। और स्टेट कौन सा बना है, तो गोवा बना है, ठीक है। गोवा सबसे पहला बना था, चाहे यूटीज़ में लगाओ चाहे स्टेट्स में लगाओ, मतलब ओवरऑल तो गोवा बना था, लेकिन अगर यूटीज़ की बात करें तो पुडुचेरी, मैं पांडिचेरी बोलती हूँ मैं इसको तो पुडुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी क्यों फेमस था, तो वाराणसी में तो बहुत कुछ हुआ है, देखते हैं क्या क्या हुआ है, बहुत न्यूज़ में था ये वाराणसी तो। सो देखते हैं। पीएम मोदी के द्वारा अंतरिक्ष बोल रही हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, जिसका नाम क्या है, रुद्राक्ष। भगवान शंकर का जो रुद्राक्ष होता है उसी के नाम पे रखा गया है। एक कन्वेंशन सेंटर है एक्चुअली ये। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया है, और वाराणसी में ही ग्राम उजाला योजना का भी शुभारंभ किया गया है, ठीक है। ओके, बस 2 ही चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, तो मैंने तो बहुत सुना था टीवी में, पता नहीं क्या क्या था, ठीक है। इन्हीं 2 चीज़ों के लिए आप याद रखिए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए एंड ग्राम उजाला योजना के लिए। दोनों काम किसने किए हैं, मोदी जी ने किए हैं। ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ मोदी जी ने किया है, ऐसा तो नहीं लग रहा मुझे, क्या होगा, आई डोंट नो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद किस लिए चर्चा में था, हैदराबाद चर्चा में इसलिए था कि, और ये क्वेश्चन गाइस उसमें भी आया है, किस में पता है ना आपको, यूपीएससी के पेपर में भी आया है ये, और उसमें वो स्टेटमेंट गलत था। क्यों गलत था, कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हैदराबाद शहर को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जबकि वहाँ पे FAO की जगह UNDP लिखा हुआ था। आई थिंक UNDP और आर्बर्ट फाउंडेशन लिखा हुआ था, इसलिए वो हो गया था गलत वो स्टेटमेंट। लेकिन अब यहाँ पे तो गलत नहीं है ना, यहाँ पे तो FAO और आर्बर्ट फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के रखरखाव एवं विकास की प्रतिबद्धता है, तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई है, हैदराबाद को। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि आपने देखा है कि अभी यूपीएससी में भी आया, तो UPPCS में भी आ ही सकता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसने मान्यता दी है, FAO और आर्बर्ट फाउंडेशन ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे गए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है वो कहाँ पे बना है, तो हल्द्वानी उत्तराखंड में बना है। देखिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ नज़र मारी है पूरा नहीं पढ़ा एक्चुअली। तो जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया है कहाँ पे हुआ है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप। तवांग किस लिए फेमस था, KVIC द्वारा अरुणाचल प्रदेश के तवांग में मोनपा हस्तनिर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है। छोड़िए इसको। इसको पढ़ते ही, ये क्या है, वडोदरा। तो बड़ोदरा गुजरात में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल गरिमा गृह इस शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ओके।
और एक ट्रांसजेंडर्स के लिए जो यूनिवर्सिटी बनी है वो यूपी में कहाँ पे बनी है, कुशीनगर में बनी है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो बड़ोदरा में, और बड़ोदरा कहाँ पे, गुजरात में है। तो वहाँ पे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल जिसका नाम क्या है, गरिमा गृह, इस शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इसका उद्घाटन किया गया है। राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर देखते हैं। इसको याद रखिए, पहला मास गार्डन जो है भारत का, तो ये कहाँ पे बना है, भारत का पहला मास गार्डन बना है गाइज उत्तराखंड के नैनीताल जिले के खुरपाताल में, नैनीताल के खुरपाताल में, और खुरपाताल को लिंगाधार भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो भारत का, अच्छा ये वाटरमैन भी बोला जाता है। सबसे पहले पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह, इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, आपको पता ही होगा। तो राजेंद्र सिंह द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले के लिंगाधार खुरपाताल में विकसित भारत के पहले मास गार्डन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे बना है भारत का पहला मास गार्डन, खुरपाताल, नैनीताल, उत्तराखंड में। जैतपुरा किस लिए फेमस हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती, कितने सारे महाराज जी होते हैं, 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान के पाली स्थित जैतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित उनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। क्या जब मोदी जी ने किया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने पढ़ा, अदरवाइज में पढ़ती नहीं इसको। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किसके लिए किया है, तो ये थे जैन आचार्य थे ये एक्चुअली, श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। ठीक है, कहाँ पे किया है, जैतपुरा राजस्थान में किया है। राइट, आगे बढ़ते हैं अब। तो मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय बन रहा है। ठीक है, तो चंदन संग्रहालय, तो चंदन के लिए फेमस कौन सी जगह है हमारे इंडिया में, किसकी आवाज़ आ रही बाहर से, बहुत ही तेजी से आ रही है। तो चंदन के लिए फेमस कर्नाटका है, और कर्नाटका के मैसूर में ही भारत का पहला चंदन संग्रहालय बनेगा। ठीक है, आई थिंक। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोट्टूर भी फेमस हुआ है, किस लिए फेमस हुआ है, केरल के कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र। अच्छा, हाथियों के लिए पहला जो हॉस्पिटल बना था वो हमारे मथुरा में बना था, यूपी के मथुरा में बना था, ये आपको पता ही होगा। मथुरा यूपी के रहने वाले आप सभी तो जानते होंगे यूपी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ पे, गोवा में, इसको भी याद रखिए। भारत का पहला सैंड ड्यून रेत का टीला पार्क कहाँ पे, गोवा में। गोवा ही रेवीज मुक्त यानी कि रेवीज फ्री स्टेट डिक्लेयर हुआ है, एंड गोवा ही नल से जल हर घर। अरे यार, मतलब अभी जो पुडुचेरी वाली न्यूज़ पड़ी थी वही सेम न्यूज़ इसके बारे में अभी है। इसका जो नल से जल वाला स्टेट बन गया है ये, इसका हर एक घर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या पागलपंती करिए, मैंने भी। ग्वालियर, अरे ग्वालियर, हाँ ग्वालियर तो बहुत फेमस हुआ था गाइड्स। जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पोर्ट्स सेंटर है वो ग्वालियर में ही बनाया गया है, एमपी के ग्वालियर में। किसने बनाया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र, वर्ल्ड क्लास डिसेबल्ड स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे बना है, ग्वालियर में बना। इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। थोनक्कल छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। दरभंगा किस लिए फेमस हुआ है, ये दरभंगा में एम्स बनना है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गापुर किस लिए, यस, तो दुर्गापुर को भी याद रखिएगा। CSIR द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौरवृक्ष, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पे स्थापित, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सोलर ट्री इन द वर्ल्ड कहाँ पे स्थापित, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं।
अब वो तो हमारे इंडिया के स्थल थे चर्चित। अब यहाँ पे आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले तो आइसलैंड की मेरे को राजधानी बताइए कौन सी है। एक चीज़ अगर आप बता दोगे ना मेरे को आइसलैंड की राजधानी, तो उसके बाद एक और फैक्ट मिलेगा एक्स्ट्रा। ओके, ये एक फन फैक्ट था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने पढ़ाई पे, राइट। तो आइसलैंड जो है गाइज, इसकी राजधानी रिकजाविक है। रेकजाविक बोलो या रिकजाविक बोलो, जो भी आप प्रोनाउंस करो। तो आइसलैंड की जो कैपिटल, आइसलैंड किसका महाद्वीप का देश है पहले तो ये बताइए। तो यूरोप का है। और आइसलैंड जो है इसकी राजधानी विश्व की सबसे उत्तरतम यानी कि सबसे नॉर्थ ईस्ट तो बोलते भी नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, नॉर्दर्न कैपिटल है। ठीक है, वर्ल्ड की मोस्ट नॉर्दर्न कैपिटल कौन सी है? तो आइसलैंड की कैपिटल रिकजाविक है। ठीक है, और अगर मैं आपको मोस्ट साउदर्न कैपिटल पूछूं तो वो न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। आप लोग अगर आपके आसपास मैप हो तो सबसे पहले जाके मैप में देखिए आइसलैंड कहाँ है, उसकी कैपिटल कहाँ है, और न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन वो कहाँ है। ठीक है, देखिए जल्दी से। ओके, अब हम यहीं पे लौट कर जाते हैं। आइसलैंड यहाँ स्थापित विश्व के सबसे बड़े कार्बन कैप्चर संयंत्र में परिचालन प्रारंभ हो गया है, और आइसलैंडिक शब्द ओरका के नाम पर इस संयंत्र का नाम ओरका रखा गया है, जिसका अर्थ है ऊर्जा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओरका क्या है। तो ओरका एक आइसलैंड में स्थापित विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट है, राइट। ओरका क्या है? कार्बन कैप्चर प्लांट है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? आइसलैंड में किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, आ सकता है ये। और क्यूबा में क्या हुआ है? क्यूबा की कैपिटल बताइए सबसे पहले। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। यहाँ पे हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है, छोड़ दीजिए। बस इसकी वैक्सीन का नाम रखिएगा याद, सोबेराना 2 कहाँ की वैक्सीन है? बच्चों के लिए बनाई गई है, तो क्यूबा की है। सोबेराना क्यूबा की है। अलास्का फेमस इसलिए था कि यहाँ पर 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट हुआ है। पावलोव ज्वालामुखी, ग्रेट सिटकिन ज्वालामुखी और सेमीसोपोचनाय ज्वालामुखी। ज्वालामुखियों के नाम भी अजीब है। डेनमार्क किस लिए फेमस था? डेनमार्क किसके लिए फेमस था? इस देश में विश्व का सबसे ऊंचा महल, रेत महल, अच्छा सैंड कैस्टल निर्मित हुआ है। इतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा। आपको डेनमार्क की कैपिटल याद रखनी है बस, क्या है? कोपेनहेगन है। और डेनमार्क सरकार द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की भी योजना को मंजूरी मिल गई है। ठीक है, नेशर रामला, ये कौन है? नेशर रामला, इसको भी छोड़िए, अंटार्कटिका, इसको याद रखिएगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, पहले भी पढ़ा है ये हमने। और इसमें क्या है कि अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर, जिसको क्या नाम है? रोनेर आइस शेल्फ, इसके पश्चिमी हिस्से से हिमखंड यानी कि आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया है, राइट। और यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, और इसका नाम क्या रखा है वैज्ञानिकों ने? तो A76, राइट। A76 टूट कर अलग हो गया है अंटार्कटिका से। क्या नाम रखा है? A76। आगे बढ़ते हैं। और ये एट प्रेजेंट वेडेल सागर पे तैर रहा है। ठीक है, वेडेल सागर पे तैर रहा है ये हिमखंड। आगे बढ़ते हैं। गाम्बिया, तो गाम्बिया जो है ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है घाना के बाद। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं वो हमारे लिए। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है गाइज। विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगेगा? ऑफशोर वाइंड फार्म, दक्षिण कोरिया के सिनान में। ठीक है, सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सिनॉन, दक्षिण कोरिया में लगेगा। आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, फिर मत कहना कि बताया नहीं था। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाइजीरिया को अभी रिसेंटली WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान समय में अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे 2 देश हैं जहाँ अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है। अच्छा, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि इंडिया से पोलियो कब एंड किया गया था?
2014 में, राइट, 2014 में इंडिया से भी पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गया था एक्चुअली इंडिया। 2014 में हुआ था ना, हाँ 2014 में हुआ था, इतना तो मुझे ध्यान है, इतना नहीं भूलती मैं। अल सल्वाडोर, सबसे पहले इसकी कैपिटल बताइए। सैन सल्वाडोर। अच्छा, इसने क्या किया, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इसने क्रिप्टो करेंसी जो है ना बिटकॉइन, उसको कानूनी मतलब लीगल टेंडर की मान्यता दे दी है। वाओ, ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो एल सल्वाडोर। कैपिटल क्या है, सैन सल्वाडोर। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। और WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया, किसको, चाइना को। अरे यहाँ पे तो इसी के बारे में बोल रहा है। WHO ने मलेरिया मुक्त देश घोषित भी कर दिया इसी को, किसको, एल सल्वाडोर को। ओके, अब बात कर लेते हैं सिंगापुर में। तो सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो पता नहीं कितने काम हो गए विश्व के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े, लेकिन अब हमको तो पढ़ने पड़ेंगे ना। तो विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ पे बनाया जा रहा है, सिंगापुर में, ठीक है। और सिंगापुर ही टैक्स पेमेंट के लिए चेहरे की पहचान यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन करने वाला पहला देश बना था, ठीक है। पता होगा, ये तो आपको पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, ये अक्टूबर 2020 की। तो फेशियल रिकॉग्निशन लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। चेहरे की पहचान करने वाला टैक्स पेमेंट के लिए सिंगापुर पहला देश बना था। और साथ ही अब विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म भी बनाया जा रहा है, तो कहाँ पे, सिंगापुर में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। कितना टाइम हो गया, 26 मिनट हुई हैं अभी इस वीडियो को बनते हुए, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार को तो अब आप छोड़ ही दीजिए, कितने सारे युवाओं को पुरस्कार मिले हैं, अब इनको सबको थोड़ा ना याद रखेंगे हम। छोड़िए। सांसद रत्न पुरस्कार, इसको भी छोड़ दीजिए, ये कोई इंपॉर्टेंट थोड़ा ना है गाइज। PC महालनोबिस को याद रखिए, यस, PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना चाहिए हमको। तो किसको मिला ये, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RV वर्मन को, ठीक है। PC महालनोबिस जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था, इन्हीं के मॉडल पर आधारित था, तो उसको पता होगा ना आपको। पहला जो हमारा दूसरा जो मॉडल था, 5 ईयर प्लान मॉडल था, वो इन्हीं ने बनाया था, राइट। और इनके नाम पर ये दिया जाता है PC महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार। और इस बार किसको दिया गया है, तो डॉक्टर RV बर्मन को, राइट। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान भी आपको याद रखना है, सरस्वती सै ही शरण कुमार लिम्बाले, ठीक है, और सै ही सनातन, ओके। क्या याद करने की ट्रिक है, सै सरस्वती। लेकिन अब आप बोलोगे 30वां कैसे याद रखेंगे अरे 30वां ही सरस्वती सम्मान था, 30वां ही व्यास सम्मान है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब गाइज, अब ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। 30वां सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले, जो कि मराठी लेखक हैं, ये चीज़ याद रखने वाली है। मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया सरस्वती सम्मान 2020, इंपॉर्टेंट है। 30वां व्यास सम्मान भी याद रखिए, ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और सरस्वती सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान किसको दिया है 30वां, तो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। और किसके लिए मिला इनको, तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी शांति पुरस्कार, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 किसको मिला है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। कौन है ये बांग्लादेश के संस्थापक और वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। और अभी रिसेंटली इनको दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2020 का, ठीक है। और 2019 का किसको दिया गया था, तो 2019 का दिया गया था। ये भी पूछा जा सकता है, क्यों कह मैं ऐसा, क्योंकि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट था 2019 के पेपर में पूछा गया था 2017 का, तो ये भी तो हो सकता है ना कि पूछ लें 2021 का पेपर है 2019 का पूछ लें किसको दिया गया था गांधी शांति पुरस्कार। तो इसलिए आपको याद रखना है
ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैद। इतना लंबा नाम रखने की क्या जरूरत है? इनके पंडित नहीं होते हैं क्या नाम रखने के लिए? खुद ही रख लेते हैं इतने लंबे लंबे नाम। ओके आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा क्या हो गया? ओके आगे बढ़ते हैं। तो 2019 का गांधी शांति किसको मिला था? ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद को। और 2020 का किसको मिला है? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कारों को छोड़ ही दीजिए आप, जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पढ़ लिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा गाइस, साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, है ना? नहीं 24 में दिए जाते हैं। तो हमको क्या 24 याद रखने हैं? नहीं भाई साहब 24 याद नहीं रखने हैं आपको। आपको याद रखना है हिंदी का, इंग्लिश का और एक आध और संस्कृत वगैरह का याद रख लीजिए। ठीक है, तो हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है गाइज? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी भाषा के लिए किसको मिला है? अनामिका को। ठीक है, इनका नाम पूरा अनामिका ही है। अनामिका के पीछे आगे पीछे सरनेम तो होना चाहिए ना कुछ। अनामिका को मिला है इनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत तेरी गाथा के लिए। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए मिला है। अंग्रेजी भाषा का किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, वाओ कविता तो अच्छी सी लग रही है नाम सुन के ही, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको याद रखिए। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी का किसको मिला है? अनामिका को मिला है। किस लिए मिला है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला है। और इंग्लिश का किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। किसके लिए मिला है? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए मिला है। ठीक है, अब इतने सारे बाकी होंगे तो उनको हमको नहीं पढ़ना है गाइस। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिए। अच्छा, संस्कृत भाषा का भी एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि संस्कृत क्या पता पूछ लिया जाए। महेश चंद्र शर्मा गौतम को मिला है वैशाली के लिए, राइट? संस्कृत का मिला है महेश चंद्र शर्मा गौतम को वैशाली के लिए, राइट? ओके। पद्म पुरस्कार तो टोटल 119 थे, जिसमें से 7 पद्म विभूषण थे, 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्मश्री थे। क्या पता ये नंबरिंग भी पूछ ली जाए, तो याद रखिएगा पद्म विभूषण 7 थे, 10 पद्म भूषण थे और 102 पद्मश्री थे। ठीक है, पद्म विभूषण के नाम आपको एक बार याद रख लीजिए, बाकी तो इतने सारे नाम होते हैं आप याद रख भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है इसमें से। एक तो ये शिंजो आबे इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ये, तो इनको मिला है। एक तो एक एस.पी. बालासुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है इनको। ये एक्चुअली गायक वगैरह थे। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते थे। और एक नरेंद्र सिंह कपानी को आप याद रखिए, ये USA से बिलोंग करते थे, इनको मिला है। मौलाना वहीदुद्दीन खान को याद रखिए, आध्यात्मिकता के लिए मिला है। बीबी लाल को आर्कियोलॉजी के लिए और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने ही पड़ेंगे गाइज। अब आप बोलोगे बेले मुनप्पा हेगड़े क्यों छोड़ दिया, तो इसको भी याद रख लीजिए, मेडिसिन के लिए इनको मिला है। ओके, एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, और उसके बाद अगर इसमें से एग्जाम में कुछ आता है तो इजीली आपके माइंड में स्ट्राइक आएगी, यस ये वाला हो सकता है नहीं होगा, और आप सही पे ही टिक करोगे। सो अब गाइज ये तो आप छोड़ ही दीजिए, इसमें से एक आध नाम आप देख लीजिए जो आपने बहुत ज़्यादा सुना हो, जैसे कि तरुण गोगोई सुना हुआ है ना, सुमित्रा महाजन सुना हुआ है ना, नृपेंद्र मिश्रा सुना हुआ है, रामविलास पासवान सुना हुआ है, केशुभाई पटेल सुना हुआ है, कलवे सादिक सुना हुआ है। ठीक है, बाकी आपने नहीं सुने होंगे, बाकी को छोड़ दीजिए। तो बस इतने ही याद रखिए। ओके, तरुण गोगोई, मैं एक बार निशान भी लगा देती हूँ। तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन, आपको पता है कि ये कौन कौन रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और नृपेंद्र मिश्रा मोदी जी के वो रहे थे, ये कौन थे मोदी जी के पास, कौन होते हैं? सचिव, यस सचिव थे मोदी जी के। और रामविलास पासवान, इनके बारे में तो आप जानते हो। केशुभाई पटेल को भी आप जानते हो, कलवे सादिक को भी आप जानते हो, बाकी आप किसी को नहीं जानते तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आप कह रहे हो, आप ये मत सोचना कि ओके ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। ओके, जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है आप उसको याद रखिए। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप पद्मश्री में से तो आप इतना याद नहीं रख सकते ना, तो पद्मश्री तो 102 लोगों को मिले हैं, तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। कितना भी पढ़ लीजिए याद होगा ही नहीं, इतने सारे नाम में कहाँ से याद करोगे।
कोई प्लेयर वगैरह का नाम हो तो देख सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मोहम्मद दास हैं, खेल के क्षेत्र में इनको मिला है, ठीक है। और कौन है, और मेरे को नहीं लग रहा यहाँ पे कि मुझे पता है इनमें से किसी का भी नाम, मैंने तो सुना नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसको भी छोड़ दीजिए। प्रवासी भारतीय सम्मान, इसको भी आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है, ओके। तीसरा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये भी दिया जाता है। छोड़िए इसको। दूसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को मिला है, ठीक है। दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 किसको मिला है, तो तमिलनाडु को मिला है। किसने दिया है, दिया किसने है, ये नाम वाम तो है नहीं यहाँ पे, किसने दिया है, ओके। ध्यान कर लीजिएगा जब भी अगर एग्जाम में आए तो, कि जल के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पुरस्कार है किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। हमारे यूपी को नहीं मिला कुछ भी, यूपी को तो कुछ नहीं मिला। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, CSIR द्वारा दिया जाता है। और किसको इसको दिया गया, तो इतने नाम तो फिर इतने सारे नाम आ गए। जय विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, ये पता नहीं किस क्षेत्र में दिए गए, इनको भी छोड़ दीजिए। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार, तो मूर्ति देवी उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने हम आगे पढ़ चुके हैं, वो वाले इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, ठीक है, ओके। लोकमान्य तिलक पुरस्कार तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, बार बार बताया है मैंने। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको मिला है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला को। कोविशील्ड बना रहे हैं ये, ठीक है, कोविशील्ड, ओके। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले को मिला है, ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ भूषण हरिचंदन को मिला है। अब गाइज यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं बचा, इधर और देख लेते हैं, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। और हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2021 किसको मिला है, पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा द्वारा ह्यूस्टन के जेसन किम्बरले को, ठीक है। किम्बरले की खान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। किस लिए जानी जाती है, हीरे के लिए जानी जाती है, राइट। और जेसन किम्बरले को मिला है हीरो टू एनिमल्स अवार्ड। किसने दिया है, पेटा ने दिया है। पेटा की फुल फॉर्म बता सकते हैं आप मुझे, PETA, प्यूपिल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, आपने अगर ये नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, तो आप पता किस पे लगाएंगे, DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको गया होगा, आपका नाम, आपका ध्यान सीधे जाएगा किस पे, के सिवान पे। लेकिन के सिवान को नहीं मिला, ये डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को मिला है। जैसे ये क्या हो रहा है, ओके। जैसे कि UPSC में एक क्वेश्चन आया था, सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से कौन संबंधित आया था ना, आपको याद होगा, अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको याद होगा। तो वहाँ पे हमारा ध्यान कहाँ पे गया, सीधे सच्ची बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मेरा ध्यान कहाँ पे गया, सरोजिनी नायडू पे गया। क्यों, क्योंकि भारत की कोकिला उनको बोला जाता है, वही गाती होंगी सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन। सॉन्ग्स मतलब सॉन्ग से रिलेट कर लिया मैंने उनको, और मैंने टिक कर दिया कहाँ पे, सरोजिनी नायडू पे। लेकिन आंसर क्या निकला, गांधी जी। गांधी जी तो मेरे दूर दूर तक दिमाग में नहीं थे कि इसका आंसर गांधी जी होगा। तो ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन पहली बार आपके सामने आएगा, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो आप सच्ची बता रही हूँ, आप जाएंगे सीधे के सिवान पे। लेकिन ये के सिवान को ही डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को मिला, याद रखिएगा। तानसेन अवार्ड किसको मिला है, तानसेन अवार्ड देती कौन सी गवर्नमेंट है, तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है। किसको दिया, सतीश व्यास को दिया है। संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया है इस बार का तानसेन सम्मान, ओके। आगे बढ़ते हैं। गाइज अब ना आप इसको छोड़ ही दीजिए, इतने सारे अवार्ड हैं। लाल बहादुर शास्त्री किसको मिला है, चलो ये देख लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 मिला है इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री किसको मिला है, सुधा मूर्ति को मिला है।
55वां ज्ञानपीठ, ये तो आपको पता ही है, ये अब तो इनकी डेथ भी हो चुकी है। मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतम नंबूदरी, इनको मिला था 55वां ज्ञानपीठ और अब इनकी डेथ हो चुकी है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? शांति निरस्त्रीकरण या निरस्त्रीकरण और विकास के लिए किसको दिया गया है? तो डेविड एटनबरो को दिया है, ठीक है। डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को दिया गया है। 2019 का था ये, 20 में नहीं दिया गया, किसी को दिया ही नहीं गया हुआ, तभी तो 19 का यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो गाइज ये तो फिनिश हो चुके हमारे इंडिया में जितने भी अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय को भी कर लेते हैं, थोड़ी सी देर लगेगी। अब पढ़ना तो है ही आपको, थोड़ी सी देर लगेगी या ज़्यादा देर लगेगी, उससे क्या मतलब उससे। नोबेल अवार्ड तो आपको पता ही होंगे, सारे के सारे नोबेल अवार्ड पता है ना आपको, नोबेल ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ। अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं, उसके बाद फिर BCCI अवार्ड हैं, BCCI को तो छोड़ दीजिए। फिर फिल्म पुरस्कार हैं, पुरस्कार ही बहुत सारे हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, 40 यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको एंड करते हैं यहीं पे। इंटरनेशनल अवार्ड को हम कल शुरुआत करेंगे, ठीक है, रेमन मैग्सेसे से। तो यहाँ से हम कल स्टार्ट करेंगे गाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।